नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो मैंने गगन चौधरी के ग्लोबल एनकैप के ऊपर वीडियो के रिप्लाई में बनाई है। इसमें मैंने कुछ चीज़ों का जवाब देने की कोशिश की है। ना मैं कोई बड़ा यूट्यूबर हूँ और ना ही मैं उनसे कम्पीट करना चाहता हूँ या उन्होंने कुछ गलत कहा है। काफ़ी बातों से मैं अग्री करता हूँ, बट कुछ चीज़ें हैं जो मैंने शायद नेट पर पाई है, जो शायद कुछ इंसाइट्स दे सके उनके बारे में। बात करते हैं ग्लोबल एनकैप को फंडिंग कहाँ मिलती है। तो उन्हें $125 मिलियन, ये एक बहुत बड़ा सम होता है जिसमें वो इंडिया की सारी बिकने वाली गाड़ियों की टेस्टिंग कर सकते हैं। वो ब्लूमबर्ग की फाउंडेशन से मिली है। ब्लूमबर्ग फाउंडेशन एक एनजीओ है जो कि मिशेल ब्लूमबर्ग के तौर पर चलाई जाती है। रही बात ऑटोकार इंडिया के ग्लोबल एनकैप के बारे में बात करने की, तो अगर आप ऑटोकार इंडिया की इंटरनेट के वेबैक मशीन के पेजेस में जाएंगे तो आप देख सकते हैं वो ब्लूमबर्ग टीवी पे एयर होता था। ये एक शो था जो जब मैं बहुत छोटा था तो ये शो हमारे टीवियों पे आता था, यूटीवी ब्लूमबर्ग पे। तो ब्लूमबर्ग ने हाई मार्केट में भी एक बहुत बड़ा स्टेक है, जिसके कारण वो उनकी न्यूज़ तो हमेशा दिखाएंगे ही। तो ये क्लैरिफिकेशन हो गया कि क्यों ऑटोकार इंडिया और ग्लोबल एनकैप। और ऑटोकार इंडिया एक बहुत पुरानी रिस्पेक्टेड इंस्टीट्यूट है जो ऑल ओवर द वर्ल्ड में इनके काफ़ी सारे संस्थाएं हैं। और ऑटोकार यूके है, ऐसे बहुत सारे देशों में ऑटोकार टॉप गियर मैगजीन चलती हैं। तो ये कहना कि वो क्यों इसके बारे में बात करेंगे, वो एक कॉमन सी बात है। मेन बात हुई थी कि 2021 के बाद ग्लोबल एनकैप ने ओनली फंडेड कार्स को ही 5 स्टार दिए। उसके पीछे एक रीज़न है। आप ऐसा समझो कि ये एक एनजीओ है, इनके पास लिमिट के पैसे आते हैं। तो अगर आप इन्हें ये कहते हो कि आप एक कार का 2 बार क्रैश टेस्ट करो, तो वो कभी नहीं करेंगे, क्योंकि उनके हिसाब से अगर वो उसके जगह किसी दूसरी कार की टेस्टिंग करें तो वो ज़्यादा लोगों की जान बचा सकते हैं और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। इसीलिए वो, अगर आपको कोई भी कार में 5 स्टार चाहिए 2021 के बाद, क्योंकि उसमें 2 बार की क्रैश टेस्ट होती है, एक बार फ्रंट से एक बार साइड से, और सेम कार को 2 बार क्रैश टेस्ट नहीं किया जा सकता, नहीं तो वो बहुत ही कमज़ोर रिजल्ट देगा। यही आपको बात हमेशा जान के रखनी चाहिए। कोई भी कार कितनी भी सेफ़ हो, वो सिर्फ एक बड़ी एक्सीडेंट को सह सकती है, उसके बाद उसे टोटल लॉस में डाल दिया जाता है, क्योंकि उसके लोहे का स्ट्रक्चर कभी भी वापस सेम स्ट्रेंथ नहीं दे सकता है। ऐसा आप काफ़ी एक्सपेरिमेंट्स में भी देखा होगा। इसीलिए ग्लोबल एनकैप 2021 के बाद से पैसे चार्ज करता है। और एक बात आप समझिए, वो अमाउंट ज़्यादा नहीं होता है। अगर आप रिसर्च या न्यूज़ पे देखें तो 2 करोड़ रुपए किसी भी बड़ी कार कंपनी के लिए बड़ी बात नहीं है। बट क्या वो कार्स 5 स्टार लाने लायक हैं? अगर आपके फर्स्ट टेस्ट में ही ग्लोबल एनकैप ने ये डिसाइड कर लिया है कि आपकी कार्स 4 स्टार लाने लायक नहीं है, तो उसे 5 स्टार के लिए वो पैसे नहीं मांगेंगे आपसे। वो 5 स्टार अगर आपको रेटिंग चाहिए तो आप एक कार उन्हें प्रोवाइड करो, जिनका वो साइड टेस्ट करेंगे। 2 कार एक्चुअली, 2 अलग अलग टेस्टिंग होती है, पोल इम्पैक्ट टेस्ट और साइड बैरियर टेस्ट। इन दोनों पे अगर आपकी व्हीकल्स पास होती हैं तो उसे मिल जाते हैं। गगन चौधरी ने वीडियो में एक डॉक्यूमेंट के बारे में जिक्र किया। एक्चुअली ग्लोबल एनकैप के 2 डॉक्यूमेंट हैं और दोनों ही IIHS और यूरो एनकैप के स्टैंडर्ड्स को कॉपी करते हैं। बस फ़र्क कितना है, आप ऐसा समझो, ये है क्लास 10th का एग्ज़ाम जिसमें एक सिंपल मैथ सवाल के लिए 5 मार्क्स मिलते हैं, और IIHS और यूरो एनकैप है जेई मेंस, जहाँ पर आपको 1 मार्क्स भी नहीं मिलेंगे सिंपल सवाल के। इसीलिए इंडिया के ग्लोबल एनकैप की कार्स को अगर वहाँ टेस्ट किया जाता है तो वो बहुत ख़राब परफॉर्म करते हैं। स्टैंडर्ड्स दोनों के सेम है, बट यूरो एनकैप में आपको ज़्यादा टेस्ट पास करने होंगे 5 स्टार के लिए। जैसे कि जो हेड का टेस्ट है वो HI15 टेस्ट है, ये ऑल ओवर द वर्ल्ड सेम टेस्ट होता है। और इसके बाद जो चेस्ट का टेस्ट है ये भी ऑल ओवर द वर्ल्ड सेम है। खाली IIHS में पीछे भी एक अडल्ट डमी को बैठा के टेस्ट किया जाता है, और उनके इम्पैक्टेड सबसे मुश्किल है इंडस्ट्री में, क्योंकि वो साइड से बहुत ही छोटा ओवरलैप होता है, बहुत ही कम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है, इसलिए बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, और इस प्रेशर पे बहुत सारी कार्स अच्छा परफॉर्म नहीं करती हैं। सिर्फ IIHS इकलौता स्टैंडर्ड है पूरी दुनिया में जो सबसे मुश्किल टेस्ट आपको करके देता है अपनी कार की सेफ्टी के लिए। इसका मतलब क्या है, अमेरिका में कार बेचना आपको सबसे ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। वो PDF पे जाएंगे और एक एक हिसाब से देखेंगे कैसे एक कार को 5 स्टार मिलती है और कैसे एक कार को 0 स्टार मिलती है। मैं आपको एग्जांपल्स भी दिखाऊंगा मारुति और अलग ब्रांड्स की कार का, जिनके पिक्चर्स भी मैं साथ में जोड़ दूंगा। आप देख सकते हैं, सबसे पहले यहाँ पे बॉडी को अलग अलग हिस्सों में डिवाइड किया गया है। हर हिस्से में 4 पॉइंट्स मिल सकते हैं, बट कुछ पॉइंट्स को जब मार्क्स दिए जाते हैं तो दोनों का एवरेज निकाल के डिवाइडेड बाई 2 कर दिया जाता है।
सबसे पहले हेड का टेस्ट होता है, जिसके लिए एयरबैग होती है कार में, तो ही उसे पॉइंट मिलते हैं। बिना एयरबैग के उसे कोई पॉइंट नहीं मिलते हैं। अगर HIE 15 में एक फार्मूला है, ये फार्मूला आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इस फार्मूले में अगर आपने 500 मार्क्स लाए हैं तो आपको डायरेक्ट 4 पॉइंट्स मिलेंगे, और अगर आप 700 या उससे नीचे लाते हैं तो 0 पॉइंट्स मिलेंगे। और इसके बीच में ग्राफ या फार्मूला लगाकर वो अलग अलग पॉइंट्स निकालते हैं। इस हिसाब से आपको वो कलर मिलती है डमी पे, जो ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड होता है। अब आप देख सकते हैं कि इसमें एयरबैग अगर सही से डिप्लॉय ना हो तो मॉडिफायर्स अप्लाई किए जाते हैं। उन्होंने जो मॉडिफायर्स की बात की थी वो काफ़ी सारी चीज़ों पे एक्चुअली अप्लाई होता है। मॉडिफायर्स का मतलब है हर इंसान का बॉडी सेम नहीं डिज़ाइन होता है। तो यहाँ पे जो उन्होंने कैलकुलेशंस की हैं कि कितने ज़ोर पे कौन सी हड्डी टूटेगी, चेस्ट पे कितना इम्पैक्ट पड़ेगा, वो हर इंसान के लिए अलग होगा। किसी के घुटने बड़े हैं, किसी के पाँव बड़े हैं, किसी के हाथ लंबे हैं, किसी का सर बड़ा है। उसीलिए वहाँ पे मॉडिफायर्स अप्लाई किया जाता है ताकि एक 6 फुट बंदे की सेफ्टी और एक 5 फुट बंदे की सेफ्टी दोनों को मेजर किया जा सके। क्योंकि जो 6 फुट का बंदा होगा उसके ज़्यादा चांसेस है गाड़ी में लगने के, क्योंकि वो ज़्यादा गैप नहीं होगी और स्टीयरिंग व्हील उसके छाती पर आकर मार सकता है। ए पिलर टूट के उसके सर पे या छाती पे लग सकती है, और उसके घुटनों पे भी ज़्यादा ज़ोर से लग सकता है। इसीलिए मॉडिफायर का इस्तेमाल किया जाता है। और ये मॉडिफायर की बात वो तभी हटाते हैं जब आपने उनको आपकी व्हीकल का क्रैश टेस्ट करके दिया है फिर से, और ये मॉडिफायर तभी हटाते हैं। और चीटिंग के केस में भी मॉडिफायर लगाया जाता है। जब कोई कंपनियां हो सकती हैं जो अपने व्हीकल्स में ड्राइवर साइड पे ज़्यादा मजबूत लोहा दे, क्योंकि टेस्टिंग वैसे ही होती है, और पैसेंजर साइड में कम, तो ये मॉडिफायर्स भी वो चेक करते हैं। और चेक करने पे अगर वो फेल पाया जाता है तो वो मॉडिफायर अप्लाई होता है। मॉडिफायर से पॉइंट्स कमा दिए जाते हैं। यहाँ पे और भी मॉडिफायर्स हैं हेड के लिए, जैसे गलत एयरबैग डिप्लॉयमेंट। अगर एयरबैग पूरा नहीं खुलता है या एयरबैग खुलने के बाद फिर दिमाग और आपका हेड स्टीयरिंग व्हील की तरफ जाता है तो उसमें भी 1 पॉइंट काटा जाता है। और भी मॉडिफायर्स है, जैसे अगर एयरबैग बेंड हो जाता है खुलते टाइम और अपने अंदर, तो भी 1 पॉइंट काटा जाता है। इसके बाद हम आ जाते हैं चेस्ट पे। चेस्ट पे यहाँ पे 3 रेटिंग्स है। सेम रेटिंग्स IIHS यूज़ करता है, बट उनके डायग्राम बहुत सिंपल टू अंडरस्टैंड है। वो स्टार सिस्टम नहीं यूज़ करते हैं, वो गुड, मॉडरेट और पुअर परफॉर्मेंस डायरेक्ट लिखते हैं। यहाँ पे भी अगर आप चेस्ट की रेटिंग देख सकते हैं तो 3 रेटिंग दी गई हैं। अगर इतने फोर्स अप्लाई होता है इतने मिनी सेकंड पे तो आपका चेस्ट सेफ है, नहीं तो चेस्ट पे बहुत ज़ोर से इम्पैक्ट आ सकते हैं और आपकी रिब केज भी टूट सकती है। यहाँ पे ये AIA स्केल ऑफ इंजरी यूज़ किया जाता है, जिसमें कितना ज़ोर से किस बॉडी पार्ट पे किस टाइप से इम्पैक्ट हो रहा है वो पूरा मेजर किया जाता है, और उस हिसाब से एक मार्किंग दी जाती है। जितने नंबर बड़े होंगे, 3rd नंबर, उतनी ज़्यादा सेवेरिटी ऑफ डैमेज है। आपको जो एक्सेलरेशन मेजर किया जाएगा डमी पे वो 72 Gs का होना चाहिए उसके सर पे। उससे अगर ज़्यादा होता है तो धीरे धीरे पॉइंट्स कमा दिए जाएंगे, और अगर 88 Gs से ज़्यादा पॉइंट स्कोर किए जाते हैं तो 0 मिलता है। इसमें 20% रिस्क ऑफ इंजरी है AIA स्टैंडर्ड। ये स्टैंडर्ड डिटरमाइन करता है बॉडी के कौन से सेक्शन पे इंजरी हो रही है, किस टाइप की इंजरी हो रही है और कितनी सीवियर हो रही है। 20% इंजरी होती है एक 1 स्टार कार पे सिर की। जिस भी कार पे हेड अगर पीला है या रेड है तो वहाँ पर ज़्यादा चांसेस होता है रिस्क इंजरी का। बिना एयरबैग की भी इन्होंने कंडीशन लिखा है, बट मुझे नहीं लगता आज तक किसी भी कार को सेफ्टी रेटिंग मिली है बिना एयरबैग के। बट वहाँ पर आप देख सकते हैं कि इससे भी नीचे अगर वो परफॉर्म करते हैं तो भी उन्हें कुछ 1 या 2 पॉइंट हेड प्रोटेक्शन में दिए जाते हैं, बट कार को 0 स्टार सेफ्टी मिलती है, और ऐसी कार को अवॉइड ही करना है। नेक पे यहाँ पे 3 तरह के फोर्सेस को इन्होंने टेस्ट किया है। सबसे पहले है शीयर, जो कि 2 पैरेलल सरफेसेस के बीच में आने वाला फोर्स है। उसके बाद है टेंशन, जो कि तनाव है, मतलब कितने ज़ोर से उसे टाना जा रहा है या पुल किया जा रहा है। एक्सटेंशन है, कितना आपका नक टॉर्क महसूस हो रहा है आपके गर्दन पे, न्यूटन मीटर पर है इसलिए वो टॉर्क है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको टाइम में भी मेजर किया जा रहा है। हर टेस्ट में टाइम को भी मेजर किया जाएगा, कितने सेकंड्स में आपने कितना डिसलरेट किया। यहाँ पर जब कार पे इम्पैक्ट होता है उस सेकंड सबसे ज़्यादा फोर्स है, फिर उससे थोड़ा कम फोर्स है 35 मिली सेकंड पे, और 45 मिली सेकंड पे और कम फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है। अगर वो
ऐसी लिमिट्स लाता है तो डायरेक्ट 4 पॉइंट्स मिलते हैं उसको नेक प्रोटेक्शन में। और लोएस्ट परफॉर्मेंस है ये, इसमें सीवियर रिस्क ऑफ इंजरी है, 20% से भी ज़्यादा चांस है आपके गर्दन में चोट लगने की, इसलिए यहाँ पे 4 लिखा है। और ये EEVC यूरोप की लिमिट्स है, इसके नीचे जाने से डायरेक्ट 0 मिलता है। आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा फोर्स आपके गर्दन को सहना पड़ेगा हर केस में, और चांसेस हैं कि वो रुक जाए सेम टाइम पे, बट अगर वो पहले ऐसा परफॉर्म करता है तो आपके गाड़ी में सीट बेल्ट या कोई भी सेफ्टी का चांस ही नहीं है। इसके बाद हम चेस्ट पे आते हैं, और अगर इन दोनों के बीच में कोई भी वैल्यू आती है तो उसे ग्राफ के हिसाब से एक इंटरपोलेशन बनाया जाता है डेटा का, और इस हिसाब से स्कोर दिया जाता है एवरेज आउट करके वर्स्ट केस सिनेरियो लेके। चेस्ट में यहाँ पे देखते हैं कि आपका चेस्ट कितना दब रहा है। ये 22 mm का मतलब है 2 सेंटीमीटर। अगर आपका चेस्ट 2 सेंटीमीटर तक दब रहा है तो उसे 4 पॉइंट्स दिए जाएंगे। और फिशर्स क्राइटेरियन होता है, ये एक टाइप का मूवमेंट कैलकुलेशन होता है चेस्ट के लिए। ये अगर 0.5 मीटर पर सेकंड का एक्सेलरेशन हो तो भी आपको 4 पॉइंट मिलेंगे। दोनों को सेटिस्फाई करना होगा, आपका छाती कितना दब रही है और कितने स्पीड से दब रही है। और लोएस्ट है 1 मीटर पर सेकंड और 42 मिलीमीटर, माने 4 सेंटीमीटर अगर आपकी छाती दब जाती है और उससे ज़्यादा दबती है तो 0 पॉइंट्स मिलेंगे चेस्ट में। और यहाँ पे चेस्ट इंजरी की जो रिस्क है वो 25% है। मतलब अगर 100 लोग एक ऐसी गाड़ी पे बैठे होंगे जिसका क्रैश 64 की स्पीड पे होता है, तो उसमें से 25 लोगों को छाती पे बहुत ज़ोर की इंजरी होने के चांस है, जिसमें उनकी छाती फट भी सकती है, यानी रिब केज आपकी फट सकती है। इसके बाद हम आ जाते हैं नी, फेमोर एंड पेल्विस, जो कि आपके लोअर बॉडी का उछला हिस्सा होता है। उसमें ये लोग मेजर करते हैं हम 5% रिस्क ऑफ पेल्विस इंजरी और 6, ये 6 है किस टाइप की इंजरी, ये एक फ्रैक्चर है। इसके बाद अब हम लोअर बैक पर वापस आ जाते हैं, तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे कंप्रेशन वापस चेक किया जाता है। इसका मतलब है कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है और ये कितना फोर्स आपके फीमूर, मतलब आपकी घुटने की ऊपर की जो सबसे बड़ी हड्डी होती है शरीर पे, उस पर अप्लाई हो रहा है। सो 3.8 किलो न्यूटन का फोर्स अगर उस पर अप्लाई हो रहा है तो उसे 4 पॉइंट्स मिलेंगे। और अगर आपके नी स्लाइडर कंप्रेसिव डिस्प्लेसमेंट, मतलब नी और फीमर के बीच में जो गैप है वो 6 mm, मतलब 1 सेंटीमीटर से भी कम है, तो भी 4 पॉइंट्स मिलेंगे। दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करनी होती है। इससे भी अच्छा परफॉर्म अगर कोई करे, अगर 3.2 ही किलो न्यूटन फोर्स लग रहा है और 5 mm, तो डायरेक्टली उसे 4 पॉइंट्स मिलते हैं। इसके बाद जो लोअर लिमिट है वो अब मैंने आपको यहाँ पे दिखा दी है, 7.6 किलो न्यूटन एट लेस देन इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। ये फ्रैक्चर लिमिट है, ये एक हेल्दी पर्सन के बोन की फ्रैक्चर लिमिट है। अगर इस पर इतने फोर्स लग जाता है या इससे ज़्यादा लगता है तो उसके घुटने की हड्डी टूट जाएगी, तो प्रोटेक्शन कुछ नहीं मिलेगा, इसीलिए उसे डायरेक्ट 0 दिया जाएगा अगर इससे ख़राब परफॉर्म करते हैं। और अगर 1 सेंटीमीटर ज़्यादा हिल जाता है वो जॉइंट तो भी ये, और ये सारे ग्लोबल एनकैप, यूरो एनकैप के नियम्स को ही फॉलो कर रहा है। और ये एक्सीडेंस प्लॉट बनाया जाता है, ग्राफ नीचे ग्राफ दिया हुआ है, आप वो चेक कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल केस, लोअर लेग में आपके घुटने के नीचे का हिस्सा आता है, इसमें टिबिया इंडेक्स एक इंडेक्स है। इसके बारे में, इस इंडेक्स में मेजर किया जाता है कि कितनी बुरी चोट आपकी टिबिया बोन को लग रही है। तो ये नंबर जितना ज़्यादा होगा उतनी ख़राब चोट आपके बॉडी को लग रही है उस हिस्से पे। घुटने की नीचे की हड्डी पे अगर 0.4 का फोर्स लगता है या उससे कम, और टिबिया कंप्रेशन माने कितने फोर्स के साथ आपकी टिबिया दब रही है, दोनों अगर इससे नीचे हैं तो डायरेक्टली 4 मिल जाएंगे। और ये मैक्सिमम लिमिट है। आप कंपेयर कर सकते हैं आपके घुटने के नीचे की हड्डी को कितना ज़्यादा फोर्स महसूस करना, और एक अनसेफ कार में जिसे इन्होंने 1 स्टार या 0 स्टार दिया है, आपको 4 गुना फोर्स महसूस करना पड़ रहा है, और इससे आपको बहुत बुरी चोट लगेगी और 10% रिस्क है फ्रैक्चर होने का। इसका मतलब है अगर 100 1 स्टार कार्स में ऐसी एक्सीडेंट होती है जहाँ पे आपके घुटने को चोट लगती है, तो चांसेस हैं कि 10 आदमियों के पाँव फ्रैक्चर हो जाएंगे। फुट एंगल जो है वो है पेडल, जो गाड़ी के तीनों पेडल हैं कितनी
पूरी तरह वापस आपके पाँव को झटका देते हैं इन एक्सीडेंट, या तो वो खुल के अलग हो जाते हैं, वो भी यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर वो पेडल खुल के अलग हो जाता है और नीचे गिर जाता है तो वो ज़्यादा बेहतर है। यहाँ पे लिखा गया है अगर 200 mm का मतलब होता है 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर तक आपके पाँव ऊपर उठ जाते हैं तो उस केस में 1 पॉइंट मिलता है, और अगर 10 सेंटीमीटर होता है तो 4 पॉइंट मिलता है। ग्लोबल एनकैफ खुद कहता है कि हम पाँव और पाँव के निचले हिस्सों पे बहुत अच्छी टेस्टिंग नहीं करते हैं। ये सबसे मुश्किल चीज़ है लोगों को समझने की, मॉडिफायर। ये मुझे भी नहीं समझ में आता है, बट मॉडिफायर्स हैं वर्स्ट केस सिनेरियो या कुछ ऐसे केसेस जहाँ पे आपकी हर इंसान के बॉडी क्योंकि अलग होता है, यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि जो डमी है उसको मॉडिफाई करना पड़ता है हमें, क्योंकि हर शरीर अलग होता है और उनके बैठने का तरीका अलग होता है, पाँव रखने का तरीका होता है, गाड़ी चलाने का तरीका अलग होता है, और एक्सीडेंट्स भी अलग अलग होते हैं क्योंकि ये हर एक्सीडेंट के लिए टेस्ट नहीं करते हैं। इसीलिए इन्हें ये मॉडिफायर अप्लाई करना पड़ता है, जिससे कि जो वर्स्ट आउटकम होगा हम उसके लिए जज कर सके कार को। और ये मॉडिफायर्स की कोई अंत नहीं है, आप कितने भी लगा सकते हैं, और हर बॉडी पे अलग अलग होगा कि हर इंसान का हर ये फैक्टर अलग होगा। उसका हेड किस एंगल पे, गर्दन किस एंगल पे, वो कैसे सीट को रखता है, बहुत सारे चीज़ों पे ये इफेक्ट पड़ता है। कुछ मॉडिफायर्स जो इन्होंने एग्जाम्पल केसेस पे यहाँ पे दिए हैं वो है अनस्टेबल कॉन्टैक्ट ऑफ द एयरबैग। ये एक एयरबैग का डिफेक्ट होगा तो इसमें -1 या -2 पॉइंट्स काटे जाएंगे। यहाँ पर सेम पैसेंजर और ड्राइवर हेड के लिए -1 पॉइंट लिया जाएगा। और अगर ये चेक किया जाता है एक्सेलरेशन स्पाइक के साथ, अगर आपका एयरबैग आधा खुलता है तो जो ग्राफ होगा एक्सेलरेशन का वो धीरे धीरे ऐसे कमेगा, बट अगर उसमें एक स्पाइक आती है जैसे यहाँ पर आ रही है तो उसे चेक किया जाएगा और वो स्पाइक के अनुसार इसे -1 पॉइंट दिया जाएगा। और वो 5G से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और 3 मिली सेकेंड के बाद नहीं होना चाहिए। हैज़र्डस एयरबैग डिप्लॉयमेंट होगा अगर वो एयरबैग ऐसे शेप में खुलता है जहाँ पे वो आपके सर को पूरी तरह ना बचा सके बट कुछ ही हिस्सा बचा सके, उसमें भी एक -1 पॉइंट दिया जाएगा, वो भी आपके हेड के स्कोर से लिया जाएगा। सपोज़ एयरबैग ने काम तो पूरा किया, उसे 4 पॉइंट मिले, बट देखा गया कि उसने पूरे हेड को कवर नहीं किया तो -1 पॉइंट हो जाएंगे। अब उसके पॉइंट्स 3 हो गए हैं। ये बस एक एग्जाम्पल है। और ये 90 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से वो होगा। इनकरेक्ट एयरबैग डिप्लॉयमेंट के लिए भी -1 है। जनरली कोई भी कार्स में ये सब डिफेक्ट्स आजकल नहीं आते हैं। अनस्टेबल कॉन्टैक्ट ऑफ स्टीयरिंग व्हील विदाउट एन एयरबैग के लिए भी आजकल ग्लोबल एयरबैग डायरेक्टली 0 देता है, क्योंकि 2 एयरबैग मैंडेटरी हो गए हैं। ये बहुत ज़रूरी है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ द स्टीयरिंग व्हील कॉलम, अगर आपका स्टीयरिंग व्हील आपके छाती को मारता है या आपके सर को मारता है और वो 110% ऑफ द EVCC लिमिट जो कि 100 mm है, रियरवर्ड का मतलब होता है आपके तरफ अगर 10 सेंटीमीटर आगे आता है, 8 सेंटीमीटर ऊपर जाता है और 10 सेंटीमीटर राइट या लेफ़्ट मूव करता है तो ये मॉडिफायर लगाकर पेनल्टी पॉइंट्स लगाए जाते हैं। क्या पेनल्टी पॉइंट्स लगाए जाते हैं वो है -1 अगर ये लिमिट से पार हो जाती है स्टीयरिंग व्हील की मूवमेंट एक्सीडेंट के बाद। अगर ए पिलर मूव हो जाता है तो चेस्ट में माइनस पॉइंट लगाया जाता है। जो कहते हैं ना मारुति की गाड़ियाँ बहुत कमज़ोर होती हैं, वो पॉइंट्स यहाँ से शुरू होते हैं। इनके ए पिलर बहुत पतले होते हैं और उनमें वेल्डिंग भी बहुत कमज़ोर की जाती है। इतनी कमज़ोर वेल्डिंग होती है कि अगर क्रैश होता है तो जनरली देखा गया है वो चेस्ट को बहुत अच्छा प्रोटेक्शन नहीं देते हैं। और इसके लिए जो इन्होंने लिमिट सेट की है कि आपका जो ए पिलर है वो बेस से जहाँ पे आपके रियर व्यू मिरर्स होते हैं, अगर वहाँ से 10 सेंटीमीटर या उससे ज़्यादा जाता है तो -1 पॉइंट दिया जाता है। अगर 10 सेंटीमीटर से ज़्यादा होता है तो पॉइंट काटे जाते हैं और अगर 20 सेंटीमीटर से ज़्यादा होता है तो -2 पॉइंट काटे जाते हैं। और ये मेजर किया जाता है आपके इससे भी 10 सेंटीमीटर नीचे। अगर पैसेंजर कंपार्टमेंट की इंटीग्रिटी भी देखी जाती है, क्योंकि आपका पूरी गाड़ी लोहे से बनी है, कोई भी चीज़ अगर आपके बॉडी को आके इम्पेल कर दे तो आप तो उधर ही मर जाएंगे। उसमें पॉइंट क्या होगा फिर आपके सेफ्टी का? उस केस में वो गाड़ी को हम सेफ मान ही नहीं सकते हैं। अगर स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी
कॉम्प्रोमाइज़ होती है जो कि अनसेफ गाड़ियों में होती है, जहाँ पे स्ट्रक्चर अनसेफ लिखा आता है, तो वहाँ पे भी -1 पॉइंट चेस्ट से काटा जाता है। यहाँ पे इन्होंने 3 एग्जाम्पल दिए हैं कि किस किस गाड़ी की वो स्टेबिलिटी नहीं है। डोर जो होता है वो खुलना काम कर दे, दरवाज़ा अपनी जगह से निकल जाए, बल्किंग, बकलिंग और फेलियर ऑफ द डोर रिजल्टिंग इन सीवियर लॉस ऑफ द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। क्रॉस फेशिया रेल जो होता है ए पिलर से, वो भी मारुति की गाड़ियों में खुल जाती है, जो कि ये हिस्सा मैंने कहा था कि अलग ही हो जाता है। और दरवाजे का जो पूरा फ्रेम है जहाँ पे दरवाज़ा बैठता है उसकी स्ट्रेंथ ख़त्म हो जाए, वो भी सिर्फ फ्रंट क्रैश टेस्ट में इसकी बात की जा रही है। तो भी इस केस में मॉडिफायर लगाए जाते हैं और साइड में रीढ़ की हड्डी पे ये क्रैश टेस्ट करके डेटा को चेक किया जाता है। जो बैक प्लेट होता है उससे एक्सेलरेशन चेक की जाती है। अगर मैन्युफैक्चरर को ऐसा लगता है कि ये डेटा गलत है तो वो अपने खुद की क्रैश टेस्टिंग का डेटा देकर इन्हें साबित कर सकता है, बट कोई सॉफ्टवेयर सिमुलेशन का डेटा नहीं चलेगा। और अगर ये मॉडिफायर जो चेस्ट में ए पिलर से चोट लगने का चांस है तो नी मैपिंग डेटा फिर एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, मतलब घुटने में, और फिर वो सीरियस चेक करेंगे ही नहीं, डायरेक्टली वहाँ पॉइंट कमा देंगे। अगर स्टीयरिंग व्हील से कांटेक्ट होता है आपकी छाती पे तो भी एक -1 पॉइंट है। अगर शोल्डर बेल्ट लोड, ये चेक किया जाता है कि कितना आपके शोल्डर पे सीट बेल्ट से लोड पड़ता है, अगर वो 6 किलो न्यूटन से ज़्यादा है आपके शोल्डर्स पे तो -2 पॉइंट अप्लाई किए जाते हैं, क्योंकि शोल्डर ऐसे भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मसल होता है। फीमर, नी, फेमोर एंड पेल्विस जो कि आपके बॉडी का लोअर हिस्सा है, इसमें ग्लोबल एनकैप खुद कहता है हमारी टेस्टिंग हो रही है बट हम और भी बेहतर टेस्टिंग करना चाहते हैं। डमी की जो नी है उसे एक ही जगह बार बार रखा जाता है, बट उन्होंने ये कहा है कि इंसान तो अपने पाँव अलग अलग जगह रखते हैं, कुछ लोग बहुत पाँव फैला के ड्राइव करते हैं, कुछ बहुत अंदर रखते हैं, तो इसके लिए हम एक लार्जर एरिया रखते हैं आपके डमी से भी ज़्यादा, अगर वहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट का कांटेक्ट होता है। मतलब अगर डमी बैठा है अपने पाँव को फोल्ड अंदर करके, बट हम ये मानते हैं कि अगर डमी के घुटने से टच नहीं भी हुआ है, फिर भी अगर कोई लोहे का हिस्सा या कोई भी चीज़ वहाँ तक भी आती है, उसके 10 सेंटीमीटर तक या 2 सेंटीमीटर तक दब जाती है, और ये जो एरिया है ये 5 सेंटीमीटर ऊपर ऑफ द नी इम्पैक्ट लोकेशन है, 50 सेंटीमीटर अबव द हाइट ऑफ द नी कॉन्टैक्ट इन द टेस्ट, 5-5 सेंटीमीटर का गैप इन्होंने दिया है। और अगर स्टीयरिंग व्हील भी इसमें आता है तो वापस उसे नीचे पोजीशन कर दिया जाता है। आउटबाउंड लेग का मतलब होता है जो लेग दरवाजे की तरफ है और जो लेग इनबाउंड होता है, दोनों का अलग अलग डेटा मैप किया जाता है, बट अगर बहुत ख़राब परफॉर्मेंस होती है तो दोनों को एवरेज आउट करके। और एक 20 mm का डेप्थ लिया जाता है क्योंकि राइट लेग ज़्यादातर फ्री होते हैं और लेफ्ट लेग में सेंटर कंसोल, आर्म रेस्ट या कुछ भी आ सकता है। और हर पाँव के लिए अलग अलग मेजर किया जाता है। अगर इनमें भी डेटा 3.8 किलो न्यूटन से ज़्यादा आता है इस एरिया में तो एक -1 पॉइंट हर उस पाँव से काट लिए जाएंगे। इसका मतलब है ये अलग अलग पाँव के पोजीशंस को भी चेक कर रहे हैं। कॉन्सेंट्रेटेड लोडिंग का मतलब है अगर किसी एक जगह पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, जैसे आपकी हड्डी फ्रैक्चर हो सकती है, वहाँ से क्रैक हो सकती है, तो भी एक -1 पॉइंट इसमें डाला जाएगा। और अगर मैन्युफैक्चरर उसको दावा करते हैं, जैसे कि रेनॉ क्विड में हुआ था, रेनॉ मान ही नहीं रहा था कि उसकी क्विड इतनी ख़राब कार है कि उसमें 1 स्टार सेफ्टी भी वो नहीं दे सकते विथ 1 एयर बैग। इसीलिए रेनॉ ने 2-3 बार स्पॉन्सर टेस्ट कराए थे क्विड के और डस्टर के, जब ग्लोबल एनकैप ने उन्हें 1 स्टार या 0 स्टार दिया था, बट क्विड की रेटिंग कभी नहीं बढ़ी। अगर मॉडिफायर अप्लाई होता है तो उनके पाँव को और स्प्लिट नहीं किया जाता है। जो कॉलम एरिया है ईच नी का वो 75 mm तक सेंटर लाइन से एक्सीड किया जाता है, मतलब और एक टिफर। ये रिमूवल की बात की गई है कि अगर मैन्युफैक्चरर्स आके बात करते हैं कि नी मैपिंग ऐसे होता है, और यूरो एनकैप का एक स्लेट टेस्ट प्रोसीजर होता है जिसमें खाली डमी को बैठा के उसकी मूवमेंट चेक की जाती है, तो ग्लोबल एनकैप वो माइनस पॉइंट्स हटा सकते हैं और नी के रेटिंग को बढ़ा सकते हैं। और इसमें ये भी कंडीशन है कि कोई भी बॉडी पार्ट रेड में नहीं होना चाहिए, और फीमोर जो आपकी हड्डी होती है उस पर इससे ज़्यादा लोड नहीं पड़ना चाहिए।
नी स्लाइडर टेस्ट में भी 6 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और कोई स्ट्रक्चरल मॉडिफायर, मतलब ये मॉडिफायर मारुति की हर गाड़ी में अप्लाई होता है, क्योंकि उनकी ए पिलर आप क्रैश में देख सकते हैं खुद के अलग हो जाते हैं। या उनके जो दरवाजे होते हैं, जो लोग कहते हैं ना कि दरवाज़ों से बिल्ड क्वालिटी चेक कर ली, एक्चुअली में उसमें कुछ सेंस है। हम लोग सोचते थे कि दरवाजे से बिल्ड क्वालिटी चेक नहीं होती है, बट अगर आपका दरवाज़ा भी मजबूत नहीं होगा तो साइड टेस्ट में तो वो फेल ही हो जाएगा। और ए पिलर भी 6 सेंटीमीटर ज़्यादा ना हिले अपनी जगह से। लोअर लेग जो होता है उसमें वर्स्ट परफॉर्मिंग पेडल, मतलब ABC, जिसने भी सबसे ज़्यादा वापस मार दिया पाँव को, उसकी रेटिंग नी जाती है। और बाकी अगर वो नहीं परफॉर्म करे तो ग्राफ बना के डेटा लिया जाता है। फुटवेल रप्चर होता है, ये भी मारुति की कार से बहुत देखा जाता है, क्योंकि उनके जो हार्टेक प्लेटफॉर्म है उसमें वेल्डिंग की लोकेशंस ही बहुत कमा दी गई हैं, रिड्यूस कर दिया है जहाँ जहाँ पे वेल्डिंग करना हो, ये कॉस्ट सेविंग के लिए किया है। बट इससे सेफ्टी भी रिड्यूस होती है, क्योंकि वो जो स्टील है वो बहुत पतला है और वो बहुत जल्दी रप्चर हो जाता है। वो इतना पतला स्टील है इसीलिए वो रप्चर होता है। सेम हुंडई भी करता है अपने कार्स में। अगर यहाँ पे कोई चीटिंग की गुंजाइश देखी जाती है जिसमें पैसेंजर की तरफ कम सेफ्टी दी गई है और ड्राइवर की तरफ ज़्यादा, तो ग्लोबल एनकैप वहाँ पे फिर मॉडिफायर्स लगाएगा राइट हैंड ड्राइव कार्स में। कोई सॉफ्टवेयर डेटा नहीं लिया जाएगा। पेडल ब्लॉकिंग वो होता है जब गाड़ी की एक्सीडेंट हो गई है और पेडल आगे पीछे नहीं कर पा रहे हैं। इस केस में भी 0 से 1 के बीच में अलग अलग पॉइंट्स डिसाइड होते हैं, ये देख कर कि कितना वज़न लगाना पड़ रहा है, कितना ज़ोर लगाना पड़ रहा है पेडल को 2 सेंटीमीटर मूव करने के लिए। इसके बाद पैसेंजर के लिए भी सेम डेटा अप्लाई किया जाता है, चेस्ट, बॉडी और अलग अलग जो उनके बॉडी पार्ट्स हैं वहाँ पे कहीं पे कोई रप्चर या फट कर कोई इम्पेल नहीं हो जाए, ये सब देखा जाता है। ये नो ईयर बैग केस है। इस केस में तो आजकल कोई गाड़ियाँ पड़ती नहीं हैं, बट इसमें और भी ख़राब रिजल्ट्स चेक किए जाते हैं। अगर दरवाज़ा खुल जाता है तो -1 पॉइंट अप्लाई किए जाते हैं, और अगर टेल गेट खुल जाता है या सनरूफ खुल जाती है उस केस में भी, या सनरूफ फट के अलग हो जाती है तो भी उस केस में स्कोर मॉडिफाई करके रिड्यूस कर दिया जाता है। अगर दरवाज़ा एक्सीडेंट के बाद आराम से नहीं खुलता है, जो कि एक सेफ्टी में इशू हो सकता है, सपोज़ करिए किसी का एक्सीडेंट हुआ है और आप उसे बचाने जा रहे हैं बट दरवाज़ा ही नहीं खुल रहा है, तो आपको फायर फाइटर्स का वेट करना होगा या एम्बुलेंस का वेट करना होगा जो आके वो दरवाज़ा को खोले। यहाँ पे लिखा गया है ओपन्स नॉर्मली, और इस केस में भी -1 पॉइंट लगाए जाते हैं। ये -1 पॉइंट अभी लगाए नहीं जा रहे हैं, बट ये रिपोर्ट में ये ज़रूर लिख देंगे। बट जहाँ तक मुझे पता IHS इसमें भी माइनस पॉइंट काटता है। अगर फ्यूल लीक हो जाता है गाड़ी से तो -1 पॉइंट लगाए जाते हैं। आप यहाँ पे स्कोरिंग एंड विजुअलाइजेशन देख सकते हैं। ग्रीन मिलता है जब 4 पॉइंट मिलते हैं। ग्रीन कार सबसे ज़्यादा सेफ़ होती हैं। अगर किसी कार के सामने के 2 डमी पूरी तरह ग्रीन है और 1-2 हिस्सा येलो है, इसका मतलब है वो गाड़ी काफ़ी सेफ़ है। ऑरेंज और ब्राउन और रेड को एकदम अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि आपकी सेफ्टी, आप 1-2 लाख रुपए बचा के कहाँ जाओगे। फ्रंटल इम्पैक्ट के लिए एवरेज लिया जाता है। हेड और नेक के जो पॉइंट्स आते हैं उन्हें डिवाइडेड बाई 2 करके एवरेज लिया जाता है। चेस्ट को अलग रखा जाता है, क्योंकि चेस्ट में आपका हार्ट होता है और भी सारे ऑर्गन्स होते हैं। आपका स्टमक है, एब्डोमेन है, नी, फेमर एंड पेल्विस जो है उसको भी एवरेज आउट करके एक साथ दिया जाता है। और फुट एंड लेग, इसका मतलब है अगर यहाँ पे -1 पॉइंट हो रहा है ना, उसके एंड में उसका माइनस हो रहा है 0.33 पर सेक्शन। हेड और चेस्ट में अगर हेड में -1 पॉइंट अप्लाई किया है तो उसका एंड रिजल्ट 0.5 है। चेस्ट एरिया सबसे ज़्यादा नेगेटिव पॉइंट आपको दे सकते हैं, क्योंकि अगर उसका -1 पॉइंट आता है तो आपको -1 ही कैलकुलेट होगा। लेग एंड फुट को भी मर्ज किया जा रहा है। जो लिमिटिंग वैल्यूज़ हैं साइड इम्पैक्ट टेस्ट में वो फ्रंट इम्पैक्ट टेस्ट के बिल्कुल बराबर हैं, बट यहाँ पे स्पीड कम है। ये आपको नोटिस करना होगा। ये सेम हमने फ्रंट में भी चेक किया था, सिर्फ एब्डोमेन पे ये थोड़ा सा कम फोर्स अप्लाई हो रहा है, और यहाँ पर भी पेल्विस पे भी 8 किलो न्यूटन से 6 किलो न्यूटन हो गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 50% रिस्क ऑफ इंजरी है रीढ़ की हड्डी में।
साइड इम्पैक्टर्स बहुत ख़तरनाक होते हैं क्योंकि सिर्फ आपका दरवाज़ा और साइड कर्टन एयर बैग्स है, जो कि हमारे देश में आधी गाड़ियों पे आते भी नहीं और थैंक्स टू नितिन गडकरी आएंगे भी नहीं कुछ सालों तक। लोअर परफॉर्मेंस एंड कैपिंग लिमिट यहाँ पर आप देख सकते हैं। इनकरेक्ट एयरबैग डिप्लॉयमेंट के लिए सेम -1 पॉइंट्स हर एरिया से लिए जाएंगे। ये मैटर नहीं करता है कि वो एयरबैग को कौन सा क्रैश टेस्ट था। साइड इम्पैक्ट पे अगर कर्टन एयरबैग है तो उसका काम होता है हेड, नेक और शोल्डर, चेस्ट के ऊपर के हिस्से को प्रोटेक्ट करना, और जो साइड के सीट एयरबैग्स होते हैं उनका काम होता है आपके एब्डोमेन को बचाना। ब्लैक प्लेट लोडिंग होता है, एक पीछे प्लेट लगाया जाता है, प्रेशर प्लेट, उसमें जो फोर्स एक्सीड होना चाहिए वो डायरेक्शनल एक्स और वाई एक्सिस में, मतलब लेफ्ट में 4 किलो न्यूटन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपकी बॉडी को साइड से हिट किया जा रहा है तो इस डायरेक्शन में मूवमेंट होगा, जिस 4 किलो न्यूटन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसके लिए भी एक 2 पॉइंट की माइनस पेनल्टी लगाई जाती है ड्राइवर फ्रंट चेस्ट असेसमेंट में। इसका मतलब है एट दी एंड में -2 पॉइंट ही काटे जाते हैं 4 में से। और इसमें रीढ़ की हड्डी टूटने की चांस है क्योंकि आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी है और उसे लेफ्ट तरफ बहुत ज़ोर से घिसकाया जा रहा है। T12 मॉडिफायर है, ये तब यूज़ किया जाता है तो इसमें 0 से -2 पॉइंट दी जाती है। ये भी आपके चेस्ट पे ही अप्लाई होता है। ये लोड मेजर किया जाता है आपके चेस्ट पे, और अगर ये बहुत ज़्यादा हो 2 किलो न्यूटन से ज़्यादा तो भी आपको एक -2 पॉइंट दिया जाता है। अगर दरवाज़ा खुल जाता है तो एक माइनस पॉइंट लगाया जाता है पूरे टेस्ट से। अगर आप ये देखें तो दरवाजे बिल्ड क्वालिटी का सही में चेक है, और अगर पीछे की डिक्की या सनरूफ, मूवेबल रूफ जो इन्होंने कहा है वो सनरूफ होता है, वो भी होता है, तो उसके लिए भी -1 पॉइंट दिए जाते हैं। तो इसका ये मतलब है कि हाँ, सनरूफ वाली गाड़ियाँ कंपेरेटिवली अनसेफ हैं अगर उनकी बिल्ड क्वालिटी पे एक्स्ट्रा रीइंफोर्समेंट नहीं दिया है, या उनके डिज़ाइन ऐसे नहीं किए गए थे पहले से कि इसमें सनरूफ लगाया जाएगा। दरवाजे कितने ज़ोर से खुल रहे हैं उसका भी चेक किया जाता है। फ्यूल लीकेज के लिए सेम -1 पॉइंट दिए जाते हैं। स्कोरिंग यहाँ पे भी दी जाती है। सीट बेल्ट रिमाइंडर के लिए अगर आपकी गाड़ी अच्छा परफॉर्म करती है हर टेस्ट में तो सीट बेल्ट के लिए 2 पॉइंट बोनस में दिए जाते हैं। अगर 0.5 फॉर फ्रंट पैसेंजर ड्राइवर, 0.5 एक हो गया, और पीछे के लिए 1 पॉइंट। अब आप ये समझें कि 34 पॉइंट मिल सकता है एक कार को, और इसमें आपको एक एग्जाम्पल भी दिया जाएगा। इन्होंने एडिशनल रिक्वायरमेंट किया है, यहाँ पे लिखा है कि इन गाड़ियों में ESC भी होना चाहिए, पेडेस्ट्रियन प्रोटेक्शन भी होना चाहिए, पोल साइड इम्पैक्ट टेस्ट भी किया जाएगा। इसका ये मतलब है कि अगर ग्लोबल एनकैप आपको गाड़ी डोनेट भी कर दे रहा है और आपकी गाड़ी में ये फ़ीचर नहीं है, आप ग्लोबल एनकैप पे गाड़ी डोनेट करें और आपके गाड़ी में ये फ़ीचर भी नहीं है, तो भी आपकी गाड़ी को 5 स्टार नहीं मिलेगा, जैसे रेनॉ के केस में हुआ था कुछ साल पहले। बट हाँ, वो 2021 से पहले था, तो ये मेरा कहना गलत होगा। यहाँ पे एयरबैग होना चाहिए, साइड एयरबैग, तभी उसमें पोल टेस्ट किया जाएगा, यहाँ पे लिखा गया है। और इन्होंने कहा है कि वो कुछ और भी प्रोवाइड कर सकते हैं, बट क्या प्रोवाइड करेंगे वो इन्हें भी नहीं पता है। और ये इन्होंने कहा है कि ये ड्राइवर साइड टेस्ट करेंगे या पैसेंजर साइड, वो इनकी डिसीजन है, ये थोड़ा गलत है। और यहाँ पे इन्होंने ये लिखा है कि HI15 में सेम 700 और 80 Gs का फोर्स एक्सपीरियंस अगर करता है उससे नीचे, और पोल जो है वो इंसान के हेड के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं रहता। इसको चेक करने के लिए वो क्या करते हैं, वो इंसान के हेड पे कलर लगा देते हैं, पुतले पे, और अगर पोल पे कहीं पे भी वो लाल रंग आता है इसका मतलब है हेड ने टच किया है। उनके पास स्लो मोशन फुटेज भी होता है जहाँ से वो देख सकते हैं, बट ये भी एक तरीका है। और इसके लिए -1 पॉइंट लगाया जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनको चाहिए, अगर 2022 में किसी कार को 5 स्टार मिले, उसके 3 मॉडल में एयरबैग्स आने चाहिए, साइड एयरबैग। इसका मतलब है जो आप VW की गाड़ियों में 5 स्टार देखते हैं वो
2027 में जाके 5 स्टार नहीं रहेगी, क्योंकि उनके 70% मॉडल पे नहीं आता है, सिर्फ टॉप मॉडल्स में एयरबैग आता है। इस हिसाब से ब्रेजा और फ्रॉन्क्स को भी शायद 5 स्टार मिल सकते हैं। बट नितिन गडकरी जी ने डायरेक्टली कह दिया कि किसी कार को 3 स्टार के ऊपर नहीं मिलेगा अगर उसमें 5 एयरबैग्स 6 एयरबैग्स नहीं होंगे। सीट बेल्ट रिमाइंडर भी होना चाहिए, और ये बाकी के रिक्वायरमेंट्स है फॉर 4 एयरबैग, बट इनका ज़्यादा सेंस नहीं बनाता। 3 के लिए साइड एयरबैग की ज़रूरत नहीं है, 4 एंड 3 के लिए साइड एयरबैग्स चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये दोनों पॉइंट्स को मिलाकर अगर 27 पॉइंट्स आते हैं तो ही एक कार को एटलीस्ट 5 स्टार्स मिलेंगे फ्रंट पैसेंजर की सेफ्टी में। फॉर चिल्ड्रन ये लिमिट्स और भी थोड़ी ज़्यादा बढ़ा दी जाती हैं, क्योंकि उनके सीट में लगा कर उनका टेस्ट किया जाता है। और यहाँ पे सब कॉन्सेप्ट्स दिए गए हैं इन्होंने, जो आपके टेस्ट के लिए किया गया। ये कॉन्सेप्ट ज़्यादा नहीं। इसके बाद ये रेफरेंसेस है जो कि इन्होंने रिसर्च पेपर्स से दिया है। सोसाइटी ऑफ ऑटोमोबाइल इंजीनियर, ये सारे अमेरिका बेस्ड और यूरोप बेस्ड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। आप देख सकते हैं कि ये कुछ भी बिना रिसर्च के और डॉक्यूमेंटेशन के नहीं करते हैं। और इन्होंने अपेंडिक्स भी दिया है, यहाँ पे केस एग्जाम्पल दिया है, यहाँ पे एक 5 स्टार रेटेड कार पे किस हिसाब से परफॉर्मेंस होगा, एक 5 स्टार रेटेड कार पे किस टाइप का डेटा आएगा जो इनके सेंसर्स से। यहाँ पे नेक का दिया इन्होंने, ये लेफ्ट ड्राइवर के लिए है, सेम डेटा राइट ड्राइवर के लिए होगा, बट उसके साइंस उल्टे हो जाएंगे, माइनस से प्लस हो जाएगा। यहाँ पे इन्होंने फ्रंट में बॉर्डर लाइन केस ऑफ अनस्टेबल स्ट्रक्चर दिया है। यहाँ पे इन्होंने पूरी तरह से एक्सप्लेन किया है कि अगर किसी गाड़ी का स्ट्रक्चर अनसेफ होता है उस केस में ये उस गाड़ी पे 150 केजी का एक्स्ट्रा लोड डालते हैं, और अगर इस कंडीशंस पे वो 3D डेटा जो होता है, 3D मेजरमेंट, क्योंकि XYZ तीनों एक्सेस में मूवमेंट होगा वेल्डिंग और ये सब पार्ट्स का, उससे 10% भी ज़्यादा होता है तो उसे एक एक्स्ट्रा मॉडिफायर लगाया जाता है जिसमें उसे अनस्टेबल घोषित कर दिया जाता है कार को। ये PDF यहीं पे एंड होता है। इसके बाद और एक PDF है चाइल्ड का, बट मुझे लगता है जो भी मिस्टर गगन चौधरी के डाउट्स थे उसे मैंने काफ़ी हद तक क्लियर किया है। ग्लोबल एनकैब एक काफ़ी ऑनेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो अपना काम बहुत मेहनत से कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता है कि वो गलत लोगों से फंडेड है। फंडिंग लेना कोई बुरी बात नहीं है, बट इन्होंने फंडिंग 2 ही जन से ली है, ब्लूमबर्ग रिसर्च और FIA ऑर्गेनाइजेशन। ये दोनों ही ऑर्गेनाइजेशन चाहते हैं कि इंडिया के लोगों की जान बचे और कुछ नहीं। तो ऐसे एलिगेशंस और ये सब निकालना मुझे सच नहीं लगता। इस हिसाब से देखा जाए तो भारत का जो BNCAP है उसने अभी तक कोई भी रिज़ल्ट पब्लिश नहीं किया, तो हम उसके डेटा देख भी नहीं सकते हैं। और उनकी मेथडोलॉजी 200 पेज का वो डॉक्यूमेंट है जो इतना आराम से आप पढ़ भी नहीं सकते।